सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम की ऑसिलेशन के बारे में देखेंगे। पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज कॉल्ड ए सिंपल पेंडुलम। ठीक है, मैं अक्सर देखता हूं बुक में सिंपल पेंडुलम बोल के चीजें तो बना देते हैं, लेकिन उसकी कंडीशंस नहीं बताते हैं। हम लोग के समय में साइंस कुछ अलग था, आपके समय में साइंस कुछ अलग है, क्योंकि वो सब चीजें जो हम लोग जानते थे अपने समय में वो सब पुराना हो चुका है ना। तो अब लोग क्या ढूंढ रहे हैं कि डेप्थ में जाए, तो हर चीज को प्रॉपरली समझना चाहिए। वैसे आप हर जगह पढ़े होंगे, आप एनीवेयर यू सी दिस इज ए पेंडुलम, दिस इज ए पेंडुलम, क्या कैन यू कॉल देम सिंपल पेंडुलम्स? पीपल विल से यस, they will not be able to discriminate what is the difference between the two cases। तो पहले हमें सिंपल पेंडुलम क्या है समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा पहला हुआ कंडीशन क्या है, कौन सा पेंडुलम को हम सिंपल पेंडुलम कहेंगे। तो पहला हुआ ए पेंडुलम, you will not find it in any of your books, लेकिन आईआईटी जेईई में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आ चुके हैं, उसके बावजूद बुक वाले इसको कवर नहीं कर पाए। वेरी एस्टोनिश्ड टू सी हाउ कम इट इज। ए पेंडुलम इज said to be a simple pendulum if size of bob, जो झूलता हुआ पार्ट है, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ पेंडुलम। लेंथ ऑफ पेंडुलम पहला चीज है, कोई एक पेंडुलम को हम सिंपल पेंडुलम कब कहेंगे? अगर साइज ऑफ द बॉब इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मींस द बॉब कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट मास। जैसे मान लो कि ये कोई एक पेंडुलम है। नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बॉब। You see size of the bob, the diameter of this bob is very small as compared to the length of the pendulum। तो पहले हमें समझ में आना चाहिए कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है। लेंथ ऑफ पेंडुलम refers to distance of point of suspension from center of mass of the bob। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, एंड मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि दिस थिंग्स आर नॉट हाईलाइटेड इन योर बुक्स। कोई अगर एग्जाम में आ गया ऐसा एक क्वेश्चन और आपको पूछ दिया गया, बताओ व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एंड यू राइट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई रूट ओवर L by G, you are absolutely wrong। डोंट टेक एनीथिंग झूलता हुआ चीज है पेंडुलम। क्यों बताएंगे? इस केस में तो टाइम पीरियड इससे काफी कम होगा, देखेंगे क्यों होगा, कैसे होगा। खैर, सिंपल पेंडुलम किसको कहते हैं? व्हेन द साइज ऑफ द बॉब इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है? इट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब। मतलब बॉब का सेंटर ऑफ मास यहाँ है और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यहाँ है, ये डिस्टेंस को आप कहोगे लेंथ ऑफ पेंडुलम। डोंट से लेंथ ऑफ द थ्रेड, अगेन दैट इज अनदर मिस्टेक। लेंथ ऑफ द थ्रेड इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। आईआईटी जेईई में एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है मेरे भैया, चीजों को ध्यान दो। और मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि थिंग्स आर नॉट हाईलाइटेड इन एनी ऑफ योर बुक्स अवेलेबल। आप लोग इक्के दुक्के बुक देखे होंगे, हम लोग तो सारा बुक देखते हैं, सारा मटेरियल देखते हैं, अलग बिरेन आकाश विकास झकास का सबका मटेरियल देखते हैं और जानते हैं कि दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स फॉर कम्युनिटी। और जेईई वालों को क्या है मालूम है ना, वो ढूंढते रहते हैं कि बच्चों के पास क्या कॉमन मिसकंसेप्शन है।
सारा बुक में लिखा है, देखोगे पुशिंग इज डिफिकल्ट, पुलिंग इज इजी, और जेई में पूछ दिया 2008 में। जबकि मैं शुरू से ही पढ़ा रहा हूं, पुलिंग एंड पुशिंग डिपेंड्स हाउ यू आर पुलिंग और पुशिंग। इफ यू आर हॉरिजॉन्टली पुलिंग और हॉरिजॉन्टली पुशिंग, बोथ आर इक्वली डिफिकल्ट, है ना। If you are pulling at certain angle above the horizontal, pulling is easy. If you are pulling at certain angle below the horizontal, pulling is difficult. So it all depends upon how you are pulling or pushing. क्योंकि बुक में ये चीज नहीं था तो जेई वालों को दिख गया, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, उसी को रगड़ के डाल दी। काफी बच्चे फंस गए एग्जाम में, एक्सेप्टिंग माई पीपल, मेरे बच्चों के अलावा काफी फंस गए। उस बार ऐसे ही काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए थे। I remember that was a good team of people. उस साल मेरा एक छोटा सा ग्रुप थे, अराउंड से 17-18 स्टूडेंट्स का ग्रुप से 9 बच्चों को मिला था 8, that too all in good ranks। अभी तो सारे नौकरी में है, अलग बात है। तो ऐसा लेंथ ऑफ पेंडुलम किसको कहते हैं समझ में आ गया, सिंपल पेंडुलम किसको कहते हैं समझ में आ गया। मान लो लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1 मीटर सपोज, एंड ये बॉब का साइज कितना है, से इट इज 0.5 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे हाँ दिस कैन बी कंसीडर्ड एज ए सिंपल पेंडुलम। आई कैन नॉट कंसीडर दिस, इससे सिंपल पेंडुलम हुआ। आई कैन नॉट कंसीडर दिस एज ए सिंपल पेंडुलम। अगर मैं पूछूंगा इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टोटली डिफरेंट, इसका कैलकुलेशन मेथड इज आल्सो टोटली डिफरेंट, कैलकुलेशन मेथड इज डिफरेंट, इसमें कैलकुलेशन मेथड इज डिफरेंट, दिस इज ए रोटेशनल एंगुलर एसएचएम, तो चीजें बदलते जाते हैं, ध्यान से रखें। एनीवे पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, स्मॉल पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस। पीरियड ऑफ, थोड़ा और ऊपर लिखें नंबर 3 में, पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। अब स्मॉल ऑसिलेशन का मतलब हुआ स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन। से हियर इज द पेंडुलम, और इसको मैं क्या करता हूं कि यहां से इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया और ये झूलने लगा। कितना टाइम लेगा ऑसिलेट करने के लिए, बस यही मैं निकालना चाहता हूं, ठीक है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज L, मास ऑफ द बॉब इज M, यू कैन थिंक लाइक दिस। तो स्मॉल ऑसिलेशन मतलब थोड़ी सी दूर लेके थोड़ा सा एंगल करके छोड़ दिया, नहीं कि हम 90 डिग्री करके छोड़ दिया, निकालो कितना टाइम लगेगा, नहीं 90 डिग्री करके छोड़ देंगे कितना टाइम लगेगा निकालना, इज ए जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन। यू कैन टेक इट एज एन ओपन चैलेंज। ये चीज को यहां तक लिए, कहां पर, एट दिस पोजीशन, और यहां से छोड़ दिए, ऐसे आएगा यहां तक पहुंचेगा, कितना टाइम लगा। पुट दिस क्वेश्चन, यू हैव डाउट नॉट डाउट, यस, बहुत सारे देखो इफ दे कैन डू, ठीक है। हाउ मच टाइम डू टेक टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर, एनीवे दैट इज सेपरेट इशू। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। ये स्मॉल ऑसिलेशन कहने के पीछे हमारे राज क्या है? राज ये है कि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा sin theta is equal to theta, but you must know this is true only when theta is in radians and theta is small. Sin 2 degree is not 2, sin 1 degree is not 1 when expressed in radians only. ध्यान में रहे, ये चीज हर जगह मिल जाएगा, but it should be in radians, it is not mentioned anywhere. These are the misconceptions I am giving you, try to help. थोड़ा प्रूव करके देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम कहेंगे कि ये साइन थीटा का कर्व है ना, ये मान लो थीटा है, ये साइन थीटा है, व्हाट इज द स्लोप? कोई एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई कर्व है, उसका स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप होता है dy बाई dx, थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते होंगे। तो क्या हो गया ये dy बाई dx, अगर y इज इक्वल टू साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा है, तो हम क्या कहेंगे, और y इज इक्वल टू साइन x है, मान लो ये x है, सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि x y के साथ ज्यादा आप लोग एक्वेंटेड हो। y इज इक्वल टू साइन x है, तो स्लोप क्या हो गया, cos x। हाँ, तो एक बताओ, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 मींस x इज वेरी स्मॉल, व्हाट इज cos 0? 1 है स्लोप, but you know the slope itself is again equal to tan theta. So tan theta is 1 means theta is 45 डिग्री। ये थीटा 45 डिग्री है, मतलब यहाँ पर क्या एंगल कर रहा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब ये अगर
1 होगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा तो ये 2 होगा, लाइक दैट। बिकॉज इट इज 45 डिग्री ना। कोई ग्राफ अगर इक्वली इंक्लाइंड है 45 डिग्री में तो करेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट ये जितना होगा ये उतना होगा। x will be equal to sin x कब? when theta is small। Are you getting? हाँ ठीक है। yes yes yes। तो खैर हम उसमें नहीं जा रहे, तो थीटा उतना छोटा होना चाहिए कि साइन थीटा को हम थीटा ले पाएंगे, साइन थीटा को हम थीटा ले पाएंगे और वहां से हम उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालेंगे। प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? प्रैक्टिकली क्या करते हैं, इसको एक टेलीस्कोप लगाते हैं, एक टेलीस्कोप लगाते हैं और इसको थोड़ा सा ऑसिलेट करवा देते हैं तो हिलते डुलते रहता है, तो काउंट करते हैं टेलीस्कोप से। आप बोलोगे सर टेलीस्कोप क्यों लगाते हैं? टेलीस्कोप क्यों लगाते हैं? इसके सामने इसको देखने के लिए हिलता डुलता रहा है तो क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब वो छोटा सा ऑसिलेशन होगा, कब रुका कब वापस आया क्लियरली दिखेगा नहीं नेकेड आई में, पर टेलीस्कोप लगा के उसके सामने देखोगे तो दिखेगा ये जा रहा है, क्लियरली रुक रहा है, फिर वापस आ रहा है। फिर क्या करते हैं, छोटा सा एक ऑसिलेशन देते हैं, मान लो इसको हम 4 डिग्री का ऑसिलेशन दे दिए, तो स्टैंडर्ड है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में 4 डिग्री का ऑसिलेशन दे दिए और देखते हैं कि 20 टाइम्स ऑसिलेट करने के लिए कितना टाइम लगा। 20, 30, 100, 40 ऐसे कुछ भी ले लेते हैं। 20 बार ऑसिलेट करने के लिए सब्सटेंशियल टाइम लेगा। सपोज ले लिया कुछ टाइम, से इट इज समथिंग लाइक 5 सेकेंड्स सपोज, तो 20 बार ऑसिलेट करने के लिए टाइम लगा 5 सेकेंड, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? 5/20, 1/4 सेकेंड। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब बोलोगे सर 20 बार क्यों करेंगे, एक बार क्यों नहीं करेंगे? एक बार करने से इतना स्मॉल टाइम को हो सकता है आप एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। इतना बड़ा डंडा को मेजर करेंगे, यू कैन मेजर ऑलमोस्ट विथ मोर एक्यूरेसी। इतना छोटा सा चीज को मेजर करेंगे, यू कैन नॉट गेट दैट एक्यूरेसी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अगेन योर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो भी रखा है ना। तो ये हुआ बात। तो एक्सपेरिमेंटली हम कोई पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालते हैं, इसको छोटा सा एक धक्का देते हैं, हिलते डुलते रहता है, फिर हम कैलकुलेट कर देते हैं कि 20 बार पूरा ऑसिलेशन करने के लिए कितना समय लगेगा। से मान लो 5 सेकेंड लगा, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मतलब एक बार ऑसिलेट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। कैसे निकालेंगे? 5/20 इज 1/4। ठीक, लेकिन हम लोग तो अभी प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो अभी थ्योरी क्लास में हैं। ठीक है, और हमें अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है, वो भी तो देखना है। यू हैव टू चेक विद दिस मोशन इज सिंपल हार्मोनिक और नॉट। चलिए पहले इसका डिफरेंट पैरामीटर देखते हैं। पहला देखेंगे व्हाट इज मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होता है? क्या होता है? द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब ये बॉब ऑसिलेट नहीं कर रहा है, जहां पे वो रेस्ट में रह सकता है, परमानेंटली रह सकता है, उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। और वो पोजीशन कहाँ है? अब इसको अगर कोई छेड़खानी नहीं करोगे तो इसी पोजीशन में रह जाएगा। सो इट इज द लोएस्ट पोजीशन, बट डोंट रिमेंबर इज लोएस्ट पोजीशन, कॉल इट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाँ, हमारा ये केस में, हम अभी जो केस कर रहे हैं, इस केस में ये लोएस्ट पोजीशन है, लेकिन हरदम ऐसे होगा कोई जरूरी नहीं है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। सपोज दिस इज व्हाट इज ए पेंडुलम, it has got some charge, you apply some electric field, now this bob will not remain in this position, it will attain equilibrium somewhere here। अब ऐसा इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसको धक्का मुक्का मारेंगे तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट नहीं करेगा, अब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। और सपोज द पेंडुलम इज सस्पेंडेड इन ए कार, द कार इज एक्सीलरेटिंग, in that case also the pendulum will attain equilibrium at some other position। so remember mean position is always the equilibrium position। हमारा केस में लोएस्ट पोजीशन हुआ। ठीक, समझ में आ रहा है? क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ? यस सर, यस। तो मीन पोजीशन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। फॉर ए स्मॉल, व्हाई स्मॉल? क्योंकि हम वही निकालना चाहते हैं, लार्ज ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड निकालना हमारा इसमें नहीं है, क्योंकि दैट इज नॉट एसएचएम। फॉर ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, मतलब क्या ये इसको हम यहां तक ले आए, कितना दूर? बाय एंगल थीटा। ठीक,
सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन? आपको होगी ये लेंथ। अब अगर ये कर्व है, आपको क्लियर दिख रहा है कि एक कर्व है, कोई एक कर्व का एक छोटा सा हिस्सा, बिकॉज थीटा इज स्मॉल, छोटा सा हिस्सा इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं? सो दैट मींस this theta is so small you can consider this to be a straight line and that is equal to the length of the arc. क्या हो जाएगा ये? अगर ये L है, ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना? L थीटा, फिर थीटा इन रेडियंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा रेडियंस में याद रखना। AC is equal to r theta सर्कुलर मोशन में पढ़े थे। When the particle undergoes an angular displacement theta, it moves a distance r into theta, है ना? डिस्प्लेसमेंट हो गया ये। जब वो आके यहां पर पहुंच गया, थीटा डिस्प्लेसमेंट कर दिए, अब छोड़ देंगे, रुकेगा तो नहीं, वापस आएगा। जब वो वापस आएगा, क्यों वापस आएगा? कौन है उसको वापस लाने वाला? देखते हैं कि इस पोजीशन में उसके ऊपर क्या एक्सटर्नल फोर्स है। कुछ टेंशन तो होगा, दैट इज अराउंड द थ्रेड, और एक वेट होगा, है ना? अब इसको वापस आना है इस रास्ते में। अब ये जो टेंशन है वो इस रास्ते के साथ परपेंडिकुलर है। दिस इज टैंजेंट टू द सर्किल, दिस इज परपेंडिकुलर टू अलोंग द रेडियस, सो दिस टेंशन हैज नो कंपोनेंट अलोंग द रेडियस। दिस टेंशन विल नॉट बी एबल टू पुल इट डाउन, वो तो हम उसको उधर ही खींचने की कोशिश कर रहा है। बट mg का अपना कंपोनेंट रहेगा। क्या आप लोग कोशिश करके बता सकते हो व्हाट विल बी कंपोनेंट ऑफ mg which is pulling it back towards the mean position? I want to know this component of mg. mg has got two components, ये component and ये component, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल तो थीटा है, तो mg का ये component सबको दिख रहा है, mg cos थीटा। yes, तो what is this component? yes, for a small angular displacement theta x, that is displacement from mean equal to L theta and दूसरा हुआ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स किसको कहते हैं? द फोर्स पुलिंग इट बैक टुवर्ड्स द मीन पोजीशन इज इक्वल टू कितना हो गया? mg sin थीटा। हाँ, यही है वो फोर्स, ध्यान से देखो, यही है वो फोर्स जिसको वापस ला रहा है। अब इसमें थीटा तो बहुत छोटे लिए हैं, थीटा बहुत छोटे लिए हैं, तो हम साइन थीटा को लिख सकते हैं थीटा, सो आई कैन से इट इज इक्वल टू mg थीटा। क्योंकि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये आपको समझ में आना जरूरी है। अच्छा, थोड़ा दोबारा दोनों को मिला के सोचते हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो अभी यस, इसमें क्या हुआ? रिस्टोरिंग फोर्स हो गया mg थीटा। व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज x by l, सो एज थीटा इज x by l, तो f क्या हो गया? f इज कमिंग आउट टू बी mg थीटा, mg x by l। और थोड़ा ध्यान से देखो, f कैसा है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन, x कैसा था? फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब x इज डायरेक्टेड लाइक दिस, f is directed like this, are not they opposite to each other? आप कहोगे here f is proportional to and opposite to this gx by, और proportional to and opposite to x, ऐसे लिख सकते हो, है कि नहीं? तो ये कौन सा कंडीशन है भाई? The restoring force is proportional to x and opposite to x. It is SHM। एक बार SHM मिल गया, फिर हम लोग हीरो बन गए। बाकी चीज निकालना क्या बड़ी चीज है? कैसे निकालेंगे? क्या निकालना था? टाइम पीरियड। कैसे निकालेंगे? कोई भी केस में, कोई भी ऑसिलेटरी केस में अगर आपको पूछा गया कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो, तो पहला स्टेप होता है कि एट एनी डिस्प्लेसमेंट x यू फाइंड आउट द फोर्स एंड चेक दैट द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एंड ऑपोजिट टू x। वंस दिस कंडीशन इज एस्टैब्लिश्ड यू से इट इज SHM। एक बार ये SHM बोल के प्रूव हो गया, उसके बाद यू फाइंड आउट एक्सीलरेशन।
एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स बाई मास। कितना हो गया? gx/l। इन SHM एक बार पता चल चुका है कि SHM है, तो SHM में एक्सीलरेशन क्या होता है? When you think for SHM, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? यस। अब यहाँ पर SHM, ये SHM है, यहाँ का एक्सीलरेशन ये है, जबकि SHM का एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। कंपेयर कर दो बाय कंपैरिजन। क्या मिलेगा? कंपैरिजन मिलेगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g/l और ओमेगा इज √of g/l। और अगर आपको कोई टाइम पीरियड पूछ दिया तो हाँ सर क्या बड़ी चीज है? 2 पाई √L/g, 2 पाई √L/g। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कब होगा? जब हम x को L थीटा लिख पाएंगे, x को L थीटा साइन थीटा को थीटा लिख पाएंगे, साइन थीटा को थीटा कब लिख पाएंगे? जब थीटा स्मॉल होगा। मतलब ये जो ऑसिलेशन है इट इज SHM ओनली फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। अगर हम इसको यहाँ से 45 डिग्री तक ले लेंगे, छोड़ देंगे, तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इट विल बी ऑसिलेटिंग, इट विल बी हार्मोनिक मोशन, बट विल नॉट बी ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना? सो क्या याद रखना है इसमें? For small oscillations only it is SHM. For large oscillations it is just a harmonic motion. समझ में आ गया? Yes. किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो आपका जो डाउट आया, क्या डाउट आया? ये F is proportional to -x कैसे हुआ? अरे भाई, for a small angular displacement theta, x is displacement from mean position. अच्छा, ये पॉइंट A है, B is displacement of B from A, ऐसा होगा, directed towards A और away from A, obviously away from A. F क्या है? Restoring force. क्या फोर्स होता है वो? क्या नाम है? The force is tries to bring the block or the particle towards the mean position. The force is always towards the mean position. मतलब फोर्स कैसा है? ऐसा है। तो अगर फोर्स ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो एक दूसरे को अपोजिट नहीं हुए क्या? यहाँ पर देखो आपका फोर्स कैसा था, जो खींच के लाने वाला फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे था, ये है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दिस, फोर्स इज उल्टा ऑफ दैट, एंड द फोर्स इज अगेन प्रोपोर्शनल टू x. इज दैट क्लियर? Yes. Up to what angle we can consider this as SHM? Up to what angle we can consider this as SHM? It all depends upon the accuracy required. आप जब इसको यूज कर रहे हो, कितना एक्यूरेट चाहिए आपको आंसर? नहीं, हमको 99.99% एक्यूरेसी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली वैल्यू विल बी फिक्स्ड। नहीं, हमारा 90% एक्यूरेसी में चलेगा, बहुत ही माइन्यूटली काउंट करने की जरूरत नहीं है ना, तो फिर चलेगा। तो सबके लिए आप कितना एक्यूरेटली लेना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे sin π/6 is equal to 1/2. π/6 is in radians. पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू 1/6, इट इज 22/42। देखो ये 21/42 होता तो 0.5 होता, अब ये 0.5 से थोड़ा सा कुछ ज्यादा होगा, और यहां पर उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 0.5। ऑलमोस्ट sin 30 तक वैल्यू इसके आसपास रह जाता है। sin π/6 is same as π/6. You can take π/6. See, sin π/6 का ऐसा वैल्यू है 1/2 जो कि 0.5 है। π/6 का भी वैल्यू निकालो, it will be coming also 0.5। लेकिन इतना दूर तक हम लोग नहीं लेते क्योंकि इतना एरर भी बहुत ज्यादा एरर होता है। अगर आपको कोई पूछा, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin π/205, क्या आप में से कोई इंटेलिजेंट बताएगा व्हाट विल बी द आंसर? What is the value? 205. Simple, π/205 because this is so small. ठीक है,
पाई बाई 18, यू से इट इज पाई बाई 18। तो हम लोग डिपेंड करता है कि कहां तक आप उसको एसएचएम ले रहे हो। जैसे 10 डिग्री तक तो आराम से एसएचएम ले सकते हो, 10 डिग्री से ज्यादा नहीं देते हैं वो लोग। बट प्रैक्टिकली जब करोगे 4 डिग्री तक एसएचएम लिया जाता है, और इन ऑल लेबोरेटरी सेटअप्स 4 डिग्री एंगल तक लिया जाता है। तो हमें समझ में आ गया कि ये एसएचएम में पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज दिस। अच्छा, यहां पर कुछ फैक्ट्स मैं लिखना चाहता हूं, फैक्ट्स रिलेटेड टू पेंडुलम सिस्टम। ठीक है, फैक्ट्स रिलेटेड टू पेंडुलम सिस्टम। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, पहला चीज तो हमें समझ में आया, ए सिंपल पेंडुलम executes SHM only for small oscillations, छोटे ऑसिलेशन के लिए। क्यों? कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि छोटे ऑसिलेशन में ही साइन थीटा को हम थीटा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ L by G. T is independent of mass of ball। 1 kg का मास झूल रहा है कि 2 kg का मास झूल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन लेंथ और जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओमेगा डिपेंड्स अपॉन जी एंड एल। देखो फिजिकल पैरामीटर्स ओनली। बिट नंबर 3, ए पेंडुलम beats every t dash सेकेंड। मेडिकल एंट्रेंस वाले थोड़ा देख लो, ये पर्टिकुलर लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है। A pendulum beats every t dash second implies time period is 2t dash। ध्यान रखना क्या मतलब है, a pendulum beats every t dash second। a pendulum beats every t dash second का मतलब हुआ the time period is 2t dash। ये क्या है, how where from these terms are being coined बताता हूं मैं आपको। कोई पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है, यहां पर एक पेंडुलम होता है, ठीक है, और इसके साथ कोई एक स्पॉर एंड पिनियन का अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, और ये स्पॉर एंड पिनियन इधर भी रहते हैं, स्पॉर एंड पिनियन ऐसे ऐसे करके इधर भी रहते हैं। ये क्या करता है, जब ये ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे इधर आया तो क्या करता है, ये इसके साथ कांटेक्ट करता है, इसको ड्राइव करता है, टिक, इधर आता है टिक। समझ में आ रहा है क्या? तो टिक 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 करते रहता है। तो एक बार टिक करने की दूसरे बार टिक करने के बीच में हम जो गैप है उसको कहेंगे इट बीट्स एवरी टी डैश सेकेंड। मतलब एक बार टिक करने के बाद दूसरे बार टिक करने के लिए ये टाइम लेता है टी डैश। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2t डैश। तो बच्चों को इस स्टेटमेंट का मतलब मालूम नहीं रहने के कारण कभी कभार फंस जाते हैं। आपको याद रखना है ए पेंडुलम बीट्स एवरी टी डैश सेकेंड का मतलब हुआ द टाइम पीरियड इज 2t डैश। क्लियर? वो दे देंगे पेंडुलम बीट्स एवरी 4 सेकेंड, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। हाँ सो सिंपल है। तो 4 सेकेंड में बीट कर रहा है मतलब टाइम पीरियड इज 8 सेकेंड। 8 इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L by G। यू कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। समझ में आया? नेक्स्ट ये हो गया। यस यस यस। बीट नंबर 4, a pendulum is called a pendulum with time period 2 seconds is called seconds pendulum।
कोई पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड्स हुआ उसको सेकेंड्स पेंडुलम कहेंगे, क्योंकि आप देखोगे अक्सर जो क्लॉक होता है, क्लॉक में सबसे ज्यादा स्पीड में चलने वाला हैंड क्या होता है? सेकेंड हैंड। ये एक बार टिक करेगा तो चलेगा, फिर टिक टिक, हर टिक टिक में उसको चलना चाहिए। एक टिक दूसरे टिक के बीच में क्या गैप होता है? 1 सेकेंड। तो क्या होना चाहिए टाइम पीरियड? 2 सेकेंड का। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड रहेगा तो ये हर सेकेंड में टिक 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 टिक, और ये नीचे वाला टिक 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 ऐसे करते रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? सो पेंडुलम विथ टाइम पीरियड 2 सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम है। आगे बीट नंबर 6, बीट नंबर 5। सर डाउट, बस एक ही डाउट है तो फिर पूछ लीजिए। सर मुझे सेकंड बीट में डाउट है। सर जो आपने बोला कि T is independent of mass of the bomb, but sir force is dependent on the mass, तो सर force अगर ज्यादा होगा तो सर टाइम कम लगेगा। फोर्स ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, ऐसा कोई जरूरी है क्या? एक चीज को इतना दूर जाने के लिए कितना समय लगेगा इसके फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके मास के ऊपर, एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ज्यादा एक्सीलरेशन में जाएगा तो जल्दी पहुंचेगा, कम एक्सीलरेशन में जाएगा तो धीरे धीरे पहुंचेगा, और एक्सीलरेशन तो फोर्स बाय मास होता है। इधर क्लियर? यस सर। हाँ, तो अब बीट नंबर 5, बीट नंबर 5, बीट नंबर 5 में हम लोग इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से देखना कि T = 2 पाई पावर ऑफ L/G जो लिखे ये तो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। हो सकता है कि जो पेंडुलम है इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी केस की हैंगिंग अंडर ग्रेविटी, जैसे मैं बताया था, इट मे बी मूविंग इनसाइड ए कार और इट मे बी इनसाइड ए लिफ्ट और इट मे बी ऑन मून, तो अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ G विल बी डिफरेंट, है कि नहीं? तो यहाँ पे उस चीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए नहीं दिया है। दिस पॉइंट इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ योर बुक्स बट न्यूमेरिकल्स आर अवेलेबल, और उनका कैलकुलेशन मेथड बहुत ही टफ है, कैलकुलेशन मेथड बहुत ही टफ है। वो कैसे करते हैं मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका समझाता हूं। इन जनरल द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन is given by T equal to 2 pi root over of L by G dash, ठीक है? ऐसा ये फिर G dash क्या है? So that mg dash is tension in thread when the bob is at rest in equilibrium। ध्यान से देखना, अगर ये स्टेटमेंट को पकड़ लिए तो इसका रिलेटेड जो क्वेश्चन से आप उसको ओरली बना लो। नहीं पकड़ पाए यू गो फॉर आर्यन एंड ऑल अदर बुक्स जो अवेलेबल है, शर्मा जी वर्मा जी जो भी है, यू विल सी वेरी लेंथी अप्रोचेस टू फाइंड आउट Each question will appear to be a very long question। इसको अगर ढंग से समझ जाओगे तो शर्मा वर्मा आपकी कोई काम में आएंगे नहीं, ठीक है? तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल। सपोजिंग हियर इज ए लिफ्ट, ठीक है? ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई पेंडुलम झूल रहा है जो कि सिंपल पेंडुलम है, और सपोज लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन a में। मुझे पूछा गया बताओ व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो चलो पहले निकालते हैं टेंशन एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब वो रेस्ट में है, अगर इसका मास m है तो उसके ऊपर क्या टेंशन आएगा बताओ? क्योंकि mg तो आएगा, mg के साथ साथ एक स्यूडो फोर्स भी आएगा। ये ऊपर कर रहा है एक्सीलरेशन a में, और वेट था mg, स्यूडो फोर्स क्या होता है? मा होता है, कभी भूलना मत, ये ma हुआ। स्यूडो फोर्स को कभी भूलो मत, मां को नहीं भूलना चाहिए। तो mg प्लस ma, देन व्हाट इज द टेंशन? mg प्लस ma। हाँ सर समझ में आया। तो इसको अगर हम mg डैश के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या बन गया? mg प्लस a। मिल गया क्या g डैश का वैल्यू? हाँ सर मिल गया।
कितना g प्लस a। अब बताओ टाइम पीरियड क्या होगा? सो सिंपल, 2 पाई रूट ओवर ऑफ l बाय g डैश, g डैश की जगह g प्लस a। समझ में आया क्या? यस। अगर ये चीज आपको समझ में आया, मैं एक दो छोटे छोटे केस और भी देता हूं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। Suppose I want to give you one more example. Here is a car and that car is ऐसा कार है, it is in motion with an acceleration a। पेंडुलम झूल रहा था। ये पेंडुलम कैसा होगा बच्चा? आगे की तरफ होगा कि पीछे की तरफ? जब ये एक्सीलरेट कर रहा है पीछे की तरफ। ये पेंडुलम ऐसा पोजीशन में है, आपको पूछा गया कि अब ये रेस्ट में है क्योंकि कार चले जा रहा है, अब ये ऑसिलेट करेगा। आपको पूछा गया बताओ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द टेंशन एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ध्यान से स्टेटमेंट को देखना ना। टेंशन इन थ्रेड व्हेन द बॉब इज एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऑसिलेट करते वक्त इक्विलिब्रियम पोजीशन में मत देख लेना क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ जाएगा। व्हेन द बॉब इज एट रेस्ट, मेरे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, बहुत माइंडली लिखता हूं मैं सारा चीजों को। टेंशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? अब ये रेस्ट में तो क्या क्या फोर्सेस है? चलो कहेंगे कि इसके ऊपर एक फोर्स तो mg तो आ रहा होगा, नो डाउट, और एक शूडो फोर्स भी आ रहा होगा। माँ इधर को होंगे, कैसे? ऐसे होंगे। नाउ अब ये रेस्ट में हाउ यू से अबाउट टेंशन? टेंशन मस्ट बी इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, isn't it? You say it is ma का स्क्वायर mg का स्क्वायर होल डबल। You people are smart enough, और जिनको समझ में आ गया है उनकी जरूरत की चीज है, जिनको नहीं समझ में आया उनकी जरूरत की चीज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया चीज। अगर इसको हम mg डैश के साथ इक्वेट करते हैं तो मिलेगा ma का स्क्वायर। हाँ, m को बाहर ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, m तो गया, g डैश का वैल्यू मिल गया। एक बार हमें g डैश का वैल्यू मिल गया, you can find out the value of time period of oscillation, 2 pi root over of L by a square plus g square का root over, है ना? कितना सिंपल है। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? अंडरस्टैंडिंग, नॉट स्टैंडिंग अंडर। ओके, ठीक है, ठीक है। हमारे भाई साहब को थोड़ा डाउट हो गया कि एक टेंशन में उनको टेंशन हो गया, ये टेंशन कैसे ऐसे हुआ? अरे भाई, ये बॉब इक्विलिब्रियम में है, अब इसमें कोई टेंशन है, ठीक है। टेंशन में क्यों टी नहीं लिख रहा बताओ? यहाँ पर एक दूसरा टी है ना, आप लोग कंफ्यूज करते हो, इसलिए टेंशन लिख रहा हूं। चलो टेंशन को एफ कहते हैं, एफ है, ठीक है, और इसके ऊपर एक फोर्स ma है और mg है। हम लोग जब स्यूडो फोर्स के बारे में पढ़े थे तो उसमें क्या पढ़े थे? इफ द स्यूडो फोर्स और इनर्शिया फोर्स इज टेकन इनटू अकाउंट इन द फ्री बॉडी डायग्राम इन एडिशन टू ऑल अदर एक्सटर्नल फोर्सेस वी कैन अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब अभी ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ द कार। अब यहाँ पे कोई बैठ के देखेगा तो लगेगा कि रेस्ट में है, ये टेढ़ा है लेकिन रेस्ट में है। कार का अंदर का आदमी जो बैठा हुआ है सीट में, वो आपकी तरह कंफ्यूज्ड और टेंशन में है। ये पेंडुलम टेढ़ा कैसे रहता है? क्या मैजिक है भाई? ये थ्रेड है, पेंडुलम टेढ़ा मस्त, उसको पता नहीं चल रहा है कि कार चल रहा है, वो मैजिक देख रहा है। अब ये रेस्ट में, अब रेस्ट में है मतलब ये तीनों फोर्स का रिजल्टेंट कितना है? 0। मतलब ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू एफ। मतलब F कितना है? इन दोनों का रिजल्टेंट के बराबर है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है? यू नो ट्रायंगल, देयर आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, उनका रिजल्टेंट क्या होगा? ma का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर होल डबल। समझ में आया क्या? यस सर। 10 रुपया भेज देना। ये सब चीज पहले से पढ़ा चुके थे, आप रिपीट करवा दिए मेरे से। 10 रुपया पक्का मेरा गूगल पे में भेजना। ओके, आगे देखते हैं। ये जो हो गया, मतलब कोई भी अगर एक अरेंजमेंट है आपके पास तो उसमें आप जी डैश निकालो, फिर आपका काम निकल गया, ठीक है। तो ऐसे करके पेंडुलम के बारे में हम लोग ढेर सारे इंपॉर्टेंट चीज देख लिए, ठीक है।
चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये सब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ, एक चीज हम लोग यूज करेंगे, पाई जो है, पाई का स्क्वायर इज रफली इक्वल टू जी, ये लेके चलेंगे। पाई का स्क्वायर निकालो तो जी के वैल्यू ही आएगा। ऑन अर्थ अगर हम देखेंगे तो कहेंगे कि टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ L by G, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L by G, जी को कट गया तो L हो गया, और T कितना है, T इज 2 सेकेंड्स फॉर सेकेंड्स पेंडुलम, टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स, सो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4L और L इज 1 मीटर। अगर आप पेंडुलम लेते हो जिसका लेंथ 1 मीटर है तो उसका टाइम पीरियड होगा 2 सेकेंड्स। और मून क्या लेंगे, हम सीधे स्टेटमेंट को लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू L बाय, मून पे G का वैल्यू होता है G by 6, तो क्या हो गया ये, इट इज कमिंग आउट टू बी, L का वैल्यू क्या आ जाएगा, L का वैल्यू आ जाएगा 1/6 मीटर। So on moon length of the pendulum should be 1/6 meter, on earth it is 1 meter, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, पेंडुलम क्लॉक गिव्स करेक्ट टाइम एट इक्वेटर, you know the time period of oscillation is 2 pi root over of L by G, moreover you know that G at pole is more than G at equator, है कि नहीं, मतलब अगर वो पोल पे करेक्ट, इक्वेटर पे करेक्ट टाइम दे रहा है, आप उसको पोल पे ले जाओगे, जी बढ़ जाएगा, सो जी बढ़ जाएगा का मतलब हुआ टी घट जाएगा, टी घट जाएगा का मतलब हुआ धीरे धीरे ऑसिलेशन करेगा कि जल्दी जल्दी ऑसिलेशन करेगा, नहीं, टी घट जाएगा, कम समय लगेगा ऑसिलेट करने के लिए, मतलब जल्दी जल्दी ऑसिलेट करने लगेगा, तो घड़ी स्लो चलेगा कि फास्ट चलेगा, फास्ट चलेगा, ये समझ में आना चाहिए। सो क्लॉक रन्स फास्ट, ये चीज समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि कोई ब्लॉक को किसी एक स्प्रिंग से सस्पेंड कर दिए, कि एक स्प्रिंग है, ब्लॉक को सस्पेंड कर दिए, तो पता चला इसमें जो एलोंगेशन हुआ है वो कितना है, ये है कितना, हम जानते हैं कि दिया है कि एलोंगेशन x हुआ है, x हुआ है, तो अगर x हुआ है एलोंगेशन तो आप कहोगे mg नीचे की तरफ है, kx ऊपर की तरफ है, कुछ भी डाटा हमें नहीं दिया है, kx ऊपर की तरफ है, तो आप कहोगे कि x कितना हो गया, mg by k। अच्छा, अगर हम कहेंगे कि ये x है mg by k, ठीक है, तो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, t फॉर द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by k का वैल्यू क्या हो गया, इट इज x by g, 2 पाई रूट ओवर ऑफ x by g। बोल रहा है कि पेंडुलम सिस्टम का लेंथ क्या होना चाहिए कि इस पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी उसकी बराबर होगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम विल बी सेम एज दैट ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। पेंडुलम का लेंथ क्या होना चाहिए, x होगा तभी ना 2 पाई रूट ओवर ऑफ x by g होगा। What should be the length of the pendulum? Say L. Then 2 pi root over of L by G will be same as 2 pi root over of x by G. दोनों का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बराबर होगा, मतलब L is equal to x, कितना 35 सेंटीमीटर। अगर हम एक पेंडुलम लेंगे जिसका लेंथ 35 सेंटीमीटर है तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के साथ बराबर होगा। समझ में आ गया? तो भाई साहब पूछ रहे हैं कि पोल पे क्यों ज्यादा होता है जी का वैल्यू। अरे भाई, एट एनी लैटिट्यूड जी इज गिवन बाय जी डैश इज गिवन बाय जी इंटू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा इज लैटिट्यूड, है ना, और
आप जानते हो कि इक्वेटर पे थीटा का वैल्यू है 0, पोल पे थीटा का वैल्यू है 90। नाउ एक्सप्रेशन देखो, 0 डालो तो मिलेगा g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, कहां पे? इक्वेटर पे। पोल पे थीटा का जगह 90 डाल दो तो क्या मिलेगा? ये 0 हो जाएगा, ओनली g। सो थीटा g इज मोर एट द पोल्स। ये हुआ एक रीजन। दूसरा रीजन हुआ, अगर आप एक बकेट में पानी लेते हो और ये पानी को हाथ डाल के कॉर्क करवाने की कोशिश करते हो, जब आप डिटर्जेंट मिलाते हो ऐसे घुमाते हो ना पानी को, तो उसके अंदर एक गड्ढा फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है? ऐसा गड्ढा फॉर्मेशन हो जाता है पानी में, है कि नहीं? अर्थ पहले गैसियस फॉर्म में था, फिर लिक्विड फॉर्म में आया, लेकिन स्पिन कर रहा था। तो अर्थ का एक्चुअल शेप ऐसा नहीं है, एक्चुअल शेप कुछ ऐसा है। नाउ दिस डायमीटर इज लेस देन दिस डायमीटर, तो यू आर क्लोज टू द सेंटर। सो आप देखोगे कि g का वैल्यू क्या होता था? gm/r², और यहाँ पर r कम है तो g ज्यादा होता है। There are two reasons for which g is more at the poles। ठीक है, ओके। See this question। यहाँ पर एक पेंडुलम है, पेंडुलम इज यूजिंग ए हॉलो स्फीयर एज इट्स बॉब, और ये ऑसिलेट कर रहा था। इसमें पानी भरा हुआ था, वाटर ग्रेजुअली लीक्स आउट फ्रॉम द बॉटम। क्या होगा उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ऐसे पूछा गया। आईआईटी जेई का क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या क्या थे? जेई एडवांस की क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्या थे? ऑप्शन थे टेम्परेचर विल रिमेन सेम, टेम्परेचर विल इंक्रीज, टेम्परेचर विल डिक्रीज, टेम्परेचर विल फास्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फास्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। इतने सारे ऑप्शन, ठीक है। चलो सोचते हैं इसमें क्या हो रहा है। हम जानते हैं कि टाइम पीरियड इज 2π√L/g। अब ये मास के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, लीक कर जाएगा तो मास बदल रहा है पेंडुलम का। सो ड्यू टू लीकेज ऑफ वाटर मास बदल रहा है, विल इट अफेक्ट टू द टाइम पीरियड? नो, सो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज द टाइम पीरियड। लेकिन थोड़ा माइन्यूटली देखो, अगर यहां से पानी लीक करेगा, नीचे से पानी लीक करेगा, तो ये बॉब किधर से खाली होगा? नीचे से खाली होगा कि ऊपर से खाली होगा? नीचे से लीक कर रहा है, ऊपर से खाली होगा। लोग सोचेंगे कि नीचे से लीक कर रहा है तो नीचे से खाली होते जाएगा, ऐसा नहीं, ऊपर से खाली होते जाएगा। थोड़ी देर के बाद मान लो यहां तक पानी है। पूरा जब ये भरा हुआ था, सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में था। When any mass is removed from a system, center of mass moves away from the removed mass. तो what will happen? Center of mass will start coming down, क्योंकि इधर तो हेवियर मास है कि नहीं? तो जैसे जैसे वाटर लीक करने लगेगा, सेंटर ऑफ मास नीचे जाने लगेगा। क्या नीचे जाते जाते इस होल से निकल के नीचे गिर जाएगा सेंटर ऑफ मास? नहीं सर, पूरा हाँ, तो फिर बोलोगे मम्मी सेंटर ऑफ मास गिर गया, ऐसा नहीं, सेंटर मास गिरने वाला नहीं होगा। क्या ऐसे दिक्कत हुए आएगा तो सेंटर मास नीचे तो आएगा, लेकिन कुछ देर के बाद जैसे सारा पानी खाली हो जाएगा, सेंटर मास कहां होगा? हॉलो स्फीयर का फिर से सेंटर में, मतलब सेंटर ऑफ मास विल कम डाउन एंड अगेन इट विल गो अप। और हमारा लेंथ क्या था? लेंथ वाज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बुक में नहीं दिया, फिर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या कहोगे? लेंथ पहले बढ़ेगा, फिर घट के ओरिजिनल वैल्यू में आ जाएगा। लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। सो क्या लिखेंगे? टी फास्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस टू ओरिजिनल वैल्यू। समझ में आया क्या? अगर हम t का वेरिएशन प्लॉट करेंगे विद टाइम तो कैसे होगा? लीक नहीं किया तो टाइम पीरियड कांस्टेंट था, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर से कांस्टेंट हो गया, टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। इट विल फर्स्ट इंक्रीज देन इट विल अगेन डिक्रीज। समझ में आ रहा है क्या? t का वेरिएशन ये हो गया टाइम पीरियड, विद समय के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ऐसे वेरी कर रहा है। इट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस टू ओरिजिनल वैल्यू। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस। तो चलो देखते हैं इसको।
ठीक है। A pendulum clock uses metal wire. In winter it gives correct reading. Summer what will happen? It will run fast or slow. समर में टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये मेटल वायर यूज कर रहा है, वो एलोंगेट हो जाएगा. देयर विल बी थर्मल एक्सपांशन ऑफ द मेटल वायर, है ना. सो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? इन समर द वायर undergoes थर्मल एक्सपांशन. थर्मल एक्सपांशन हुआ तो L इंक्रीजेस और हमारा जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी. L इंक्रीज मतलब T इंक्रीज. T इंक्रीज करेगा, घड़ी फास्ट चलेगा कि स्लो चलेगा? स्लो. T इंक्रीज कर गया मतलब अभी बहुत ज्यादा समय ले रहा है ऑसिलेट करने के लिए. क्लॉक रन्स स्लो. समझ में आ गया? नाउ विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5. ये T इंक्रीज करेगा का मतलब समझ में आना चाहिए. उसको ऑसिलेट करने के लिए बहुत ज्यादा समय लग रहा है, मतलब धीरे धीरे चल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. थोड़ा क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए तो हुआ क्या है यहाँ पर. ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, कोई वॉल है, कोई बीम है, कुछ है जिसका लेंथ L है, ये थ्रेड का लेंथ 2L है. इसको यहाँ से छोड़ दिए तो गया ऐसे, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ पे फंस जाएगा, फिर इधर चलेगा, है कि नहीं. सो विल फाइंड इट इज मेकिंग ऑसिलेशंस लाइक दिस, है ना. पूछा है टाइम पीरियड क्या होगा. एक बार इसे जाके वापस आके फिर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, या फिर यहां से शुरू किया जाके वापस आने के लिए कितना समय लगेगा. इफ यू माइन्यूटली ऑब्जर्व देयर आर 2 SHMs. यहां से यहां तक जो पेंडुलम था, ऑसिलेशन था, उसका लेंथ था 2L. लेकिन यहां से आगे का जो ऑसिलेशन हुआ ये वाला पार्ट के लिए, ये वाला पार्ट के लिए मैं थोड़ा नाम दे देता हूं. A B C D E. समझ में आया? यहां तक का जो ऑसिलेशन होगा, यहां पर तो थ्रेड फंस जाएगा ना. थ्रेड फंस जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा. क्या लेंथ होगा? L. तो आप क्या बता सकते हो इसमें सॉल्यूशन में? आप बताओगे कि T A B C, ABC का टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन टू मूव द पार्ट ABC. अगर यही ऑसिलेशन होता तो पूरा ऑसिलेशन का समय लगता 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी. लेकिन ये तो आधा ऑसिलेशन है कि नहीं? आधा ऑसिलेशन है तो टाइम कितना लगेगा? पाई रूट ओवर L बाई जी. सिमिलरली CDE वाला पार्ट के लिए टाइम टेकन टू मूव द पार्ट CDE इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ 2L बाई जी होता है पूरा ऑसिलेशन. लेकिन ये भी तो आधा ऑसिलेशन है. कितना टाइम लगेगा? पाई ऑफ दिस. सो T total period for one complete oscillation. One complete oscillation कितना हो जाएगा? It is this plus this. यहां से यहां तक आने का टाइम प्लस यहां से यहां तक आने का टाइम. It is TABC plus TCDE. पाई goes common, root over of L by G plus root over of 2L by G. आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो if you want, but you got the answer. ठीक है. So period of oscillation will be this much. क्या ये चीज भी समझ में आया? आ गया? Yes sir. Doubt. Now we say question number 7. A pendulum has time period 3 seconds. It is suspended in a lift. If lift starts coming down with an acceleration g by 2, what will be new period of oscillation? अच्छा, कोई एक पेंडुलम था, उसका टाइम पीरियड कितना दिया है? 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई जी, और उसका वैल्यू दिया है 3 सेकेंड्स. अब उस पेंडुलम को किसी लिफ्ट के अंदर लगा दिए, जो लिफ्ट के नीचे आने लगा है,
क्या एक्सीलरेशन में, g/2, ऐसा ऐसा। तो इसके केस में करने के लिए, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है। सेकंड केस में आप क्या कहोगे, टेंशन क्या है एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर इसका मास को हम m मान लेंगे तो नीचे की तरफ है mg, ऊपर की तरफ है mg/2 और ma, मां को भूलना मत। तो टेंशन क्या हो जाएगा, mg माइनस ma, दैट इज mg/2, क्योंकि a इज g/2। सो टेंशन को हम करते थे mg डैश के साथ इक्वेट, तो g डैश का वैल्यू मिल गया g/2। नाउ व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड। न्यू टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना सिंपल है, t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाय g डैश। तो हो जाएगा इट विल बी √2 टाइम्स 2 पाई रूट ओवर l बाय g, क्योंकि g के जगह g डैश के जगह g/2 लिख दी। 2 पाई रूट ओवर l बाय g क्या था, क्वेश्चन ने दिया है कि इट वाज 3 सेकंड्स, तो फिर ये बन गया 3√2 सेकंड्स। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी 3√2 सेकंड्स। समझ में आ गया? यस सर। ये एक नया आर्टिकल है जो आपको बड़े मजा आएगा, सिंपल सा है, नाम है एंगुलर एसएचएम। क्या एंगुलर एसएचएम, फिर सारी, अरे हम बोले थे ना ट्रांसलेटरी मोशन में जितने सारे चैप्टर पढ़े, सारा चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स में फिर से पढ़ेंगे। हाँ, मोशन पढ़े थे, इक्विलिब्रियम पढ़े थे, न्यूटन लॉस पढ़े थे, वर्क एनर्जी पावर पढ़े थे, सब कुछ रोटेशनल मोशन में फिर से रिपीट हो गया। तो उसके बाद पढ़ रहे हैं एसएचएम, तो इसको भी रोटेशनल मोशन के लिए अप्रोच करना है। क्या लिखेंगे, ए बॉडी, एंगुलर एसएचएम का दूसरा नाम है रोटेशनल एसएचएम। ए बॉडी इज सेड टू बी in angular SHM if at any angular displacement theta, angular displacement theta, it experiences, वहां पर क्या था, जब ट्रांसलेशनल एसएचएम कर रहे थे, लीनियर एसएचएम कर रहे थे, एट एनी लीनियर डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम मीन पोजीशन इट एक्सपीरियंसेस ए रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू x, है ना। तो हम क्या कहेंगे, एट एनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा फ्रॉम मीन पोजीशन इट एक्सपीरियंसेस ए रिस्टोरिंग, वहां पर फोर्स होता था, यहां पर क्या कहेंगे, टॉर्क। कैसा, प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू थीटा, मतलब देयर मस्ट बी ए टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उधर क्या होता था, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यहां पर एक टॉर्क होगा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट होगा। फिर टाइटल ऑफ ऑसिलेशन निकालने की तरीका क्या है, जैसे वहां पर किए थे वो सारा चीज इसमें ट्रांसलेशन कर लेंगे। ट्रांसलेट द ट्रांसलेटरी मोशन इनटू रोटेटरी मोशन। क्या करेंगे, इस केस में हम निकालेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। कैसे निकालेंगे, कहेंगे कि t इज इक्वल टू टाउ बाई आई, बट वहां पर लीनियर एक्सीलरेशन क्या होता था, ओमेगा स्क्वायर x। यहां पर एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर थीटा। एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग अल्फा लिखते हैं, तो कहेंगे अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज ए वेक्टर, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा मिल गया तो आपको टाइम ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएगा। तो what are the steps to find out period of oscillation? Steps to find time period. पहला हुआ, give a small angular
displacement theta, find restoring torque if torque is proportional to theta and opposite to theta, it is SHM. एक बार पता चल गया SHM, then find if SHM अगर हुआ तो then find alpha कैसे, torque by moment of inertia, equate with compare alpha with omega square theta, ठीक है, find omega and time period is 2 pi by omega, यही होगा स्टेप्स, ठीक है। जैसे उसमें करते थे ऐसे ही इसमें करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको समझने में काफी आसान होगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, नोट इट। सपोज मैं कहूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट ए बार पेंडुलम, से ए बार पेंडुलम, ठीक है। कोई बार पेंडुलम के केस में क्या होता है, ऐसा रहता है, कोई डंडा से इसका मास m है, लेंथ l है और ये इधर से हिंच्ड है। अब ये डंडे को थोड़ा सीधा कर देते हैं, टेढ़ा दिख रहा है, ये डंडा ऐसा सीधा सीधा, तो अब इसको क्या करेंगे, डंडे को थोड़ा धक्का दे देंगे तो ये ऐसे ऐसे झूलने लगेगा। दिस इज ऑल्सो एग्जीक्यूटिंग SHM फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस। हमें पूछा गया है पीरियड ऑफ oscillation, period for small oscillation of bar, ठीक है। स्टेप 1, गिव इट ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। मैं छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता हूं, बड़ा दे दिया समझाने के लिए आसान होगा बोल के, लेकिन ये छोटा है सोच के चलो। आई एम गिविंग इट ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, कैसे, आई एम गिविंग इट क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज दे दिया थीटा। अब जब इसको यहां से छोड़ेंगे ये वापस आएगा, क्यों, क्योंकि घूमेगा। जब ये वापस आएगा, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है कि लीनियर मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। अच्छा लीनियर मोशन क्यों नहीं कर रहा, अरे लीनियर मोशन के लिए हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर होना चाहिए, ये पॉइंट का वेलोसिटी 0 होगा, ये पॉइंट का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, ये उससे कम होगा, बीच में होगा। बट एंगुलर वेलोसिटी जितनी समय में ये पॉइंट आके यहाँ पे पहुंचेगा, ये पॉइंट आके यहाँ पॉइंट पहुंचेगा, ये आके यहाँ पर पहुंचेगा, each point is undergoing equal angular displacement in equal time, so each point is having same angular velocity। angular velocity बराबर हुआ तो मतलब ये रोटेशनल SHM में। अच्छा ठीक है, पता चल गया कि रोटेशनल SHM पहला हुआ, it is angular SHM, क्यों, समझ में आपको आ चुका है। नंबर 2, जब उसको यहाँ पे छोड़ देंगे ये वापस क्यों आएगा, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, ओ घुमा रहा है कौन, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, हियर इज ए फोर्स दैट यू कॉल एज प्यारा सा वेट, और दूसरा फोर्स यहाँ पे हिंज पे, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो ओ में कोई टॉर्क नहीं बनाएगा। व्हाई, बिकॉज व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स passes through the point of support, no torque is produced, mg will make some torque। So what is the torque? Restoring torque for small angular displacement theta। What is the restoring torque? देखो क्या फोर्स, ये फोर्स इस पॉइंट में इस बॉडी को ऐसे घुमा के लाने की कोशिश कर रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि टॉर्क थीटा का ऑपोजिट है। कितना है भाई, कितना है, इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये डिस्टेंस कितना है, ये है l/2, तो ये हो गया l/2 sin थीटा। सो टॉर्क बन गया F, दैट इज mg, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन l/2 sin थीटा। हाँ ये बात है, ठीक है। But we are considering a small value of theta, so we can write it as mg l/2 theta। Why? Because for small theta आप जानते हो
क्या होता है sin थीटा इज इक्वल टू थीटा ओनली व्हेन थीटा इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियंस। ये चीज कोई लिखता नहीं है, मैं बोल दिया हूं, आप लोग याद रखना। व्हेन थीटा इज इन रेडियंस फॉर स्मॉल थीटा sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, टॉर्क इज mgl बाय थीटा। हाँ तो क्या देखें, हम जब दिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इन एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन, दे डेवलप्ड ए टॉर्क mgl by theta by 2 mgl theta by 2 in the clockwise direction. Are you not able to see that your torque vector is proportional to and opposite to the angular displacement vector? Yes. So it is SHM. पता चल गया ये SHM है। हाँ तो हमें तो टाइम पीरियड निकालना था। If it is SHM then क्या करना था, अल्फा निकालना था। चलिए अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं। क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा होता है टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क को लिख चुके हैं mgl थीटा बाय 2, सो इट इज mgl थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका, बार का। कौन सा एक्सिस में, जो एक्सिस में घूम रहा है। कौन सा एक्सिस में घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग अबाउट ओ। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको मालूम है कितना होता है, कोई रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड ml स्क्वायर बाय 3। अच्छे बच्चे पूरे याद रखते हैं, ml स्क्वायर बाय 3। बाकी लोग सोच रहे होंगे हाँ आता था, हम भी भूल गए। तो m को खा गया, l को खा गया, सब मारपीट हो गया। क्या मिला देखो तो 3g थीटा बाय 12। ठीक है, एक बार हमें पता चल गया कि SHM है और अल्फा हम निकाल दिए हैं। हम जानते हैं कि फॉर SHM अल्फा होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा। कैसे होता है, जैसे उधर होता था, लीनियर मोशन में होता था। a वाज ओमेगा स्क्वायर x, यहां पर होगा अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर थीटा। कंपेयरिंग क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3g बाय 12 और ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3g बाय 12। 3 ऐसे 2 क्यों दिखता है, 3g बाय 12 है ना। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। कितना होता है वो, 2 पाई रूट ओवर ऑफ 12 बाय। निकल गया। कोई भी केस में आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर मैं SHM चैप्टर को लेवल 1 के लिए खत्म करता हूं। फॉर लेवल 1 यहां पर खत्म हो गया। लेवल 2 का क्लासेस तो दूसरा है, वो तो दूसरा रहता है। तो फिर मिलेंगे हम लोग थर्सडे को शाम को 6 बजे। प्लीज डोंट मिस। विल स्टार्ट विथ ए न्यू चैप्टर, दैट इज हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे उस दिन। चलो हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। थोड़ा अटेंडेंस दे दीजिए हर कोई।